हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका हम ये पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे बच्चों, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल किसको कहते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, डे टू डे लाइफ में इसका यूज क्या है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। पीएच बच्चों, सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, जब भी आप पीएच को लिखें एब्रिविएटेड फॉर्म में, तो पी स्मॉल केस में होना चाहिए और एच होना चाहिए कैपिटल लेटर में। दोनों को कैपिटल नहीं लिखना है, उल्टा भी नहीं कर देंगे कि पी बड़ा और एच स्मॉल लेटर में, ठीक है, उल्टा लिखना है इसको, पी स्मॉल में और एच। यहाँ पे जो एच है वो सिग्निफाई करता है हाइड्रोजन आयन को, और एच हमारा सिंबॉलिक सिंबल जो होता है हाइड्रोजन एटम का, वो कैपिटल लेटर है, तो ये एच हमेशा। और स्मॉल पी रेफर करता है पावर को, क्षमता, एबिलिटी, पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका मतलब इंग्लिश में अगर हम समझें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो एब्रिविएशन जो है इसका फुल फॉर्म वैसे होता है पोटेंशिया हाइड्रोजनी, पोटेंशिया हाइड्रोजनी, इनका इसका मतलब होता है पोटेंशियल या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और जर्मन भाषा में पी का मतलब होता है पोटेंस, तो एक्चुअल में जर्मन भाषा से लिया गया पोटेंस, एंड पोटेंस मींस होता है पावर। हाउ पावरफुल इज द हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन जो है उसकी संख्या जो है वो डिसाइड करती है किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू को, ठीक। चलिए, तो क्या होती है ये पीएच स्केल। बच्चों, ये एक स्केल है, माप के लिए है। इसमें वैल्यूज होते हैं 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है। और अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को पीएच स्केल के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि कोई भी एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, इसी प्रकार से कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। इसका मतलब इस स्केल की मदद से हम दो एसिड्स अथवा बेसिस के बीच में रिलेटिव स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं, विच इज स्ट्रॉन्गर विच इज वीकर। सो ये जो स्केल थी बच्चों, ये डिवाइस की थी सोरेनसन ने, ठीक है। सो इट इज अ स्केल विच वाज डिवाइस्ड बाय सोरेनसन एंड इट्स यूज्ड टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस का जो तुलनात्मक स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, कौन किससे ज्यादा एसिडिक है कौन बेसिक है, ये पता लगाने के लिए स्केल यूज होती है। और इसकी रेंज है 0 से लेकर के 14 तक, ठीक। तो अभी मैं आपको पूरा ये स्केल नीचे डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा मैं। 0 से लेकर के 7 तक एसिडिक रेंज होती है और 7 से लेकर 14 तक बेसिक रेंज होती है। परफेक्टली 7 यदि वैल्यू होगी तो वो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं पीएच होता क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब बच्चों, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज की गई है, लॉग या फिर लोगैरिथम। फुल फॉर्म इसका लोगैरिथम। एक्चुअल में लोगैरिथम क्या चीज होती है, ये एक मैथमेटिकल टूल है जो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, जो टिपिकल कैलकुलेशंस होती है उनको बहुत आसान ये बना देता है। टॉपिक वैसे 11th क्लास का है, लेकिन यहाँ पे पीएच हम स्टडी कर रहे हैं, तो पीएच की कैलकुलेशन में ये टर्म यूज होती है लोगैरिथम, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही उसका मैं सिंप्लीफाइड वर्जन बता दूंगा कि किसी भी नंबर का लॉग वैल्यू कैसे निकाली जाती है। वैसे नॉर्मली इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर्स या लॉग टेबल्स आती है उसकी मदद से निकालते हैं, लेकिन जो हमारे बेस नंबर्स होते हैं, बेस नंबर मतलब होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये इस प्रकार के यदि नंबर्स होते हैं तो इनकी जो लॉग वैल्यू है वो हम इजीली ओरली भी निकाल सकते हैं। तो समझेंगे क्या होता है। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो होता है उस सॉल्यूशन में पाए जाने वाले हाइड्रोजन आयंस की जो संख्या है उस पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की संख्या उतना कम पीएच, उल्टा होता है ये, समझ में आ गया। और हाइड्रोजन आयंस की संख्या बढ़ जाएगी तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो किसी भी सॉल्यूशन में दोनों ही प्रकार के आयंस होते हैं, H प्लस आयंस भी होते हैं और क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयंस भी होते हैं। तो H प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं एसिडिक बिहेवियर के लिए, एसिडिक नेचर के लिए, और हाइड्रोक्सिल आयंस OH माइनस आयंस रिस्पॉन्सिबल है बेसिक बिहेवियर के लिए। अब समझना ध्यान से बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में दोनों ही आयंस मौजूद होते हैं, मतलब एसिड में भी दोनों ही होते हैं और बेस में भी दोनों ही आयंस होते हैं। अब क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एसिडिक बिहेवियर के लिए H प्लस आयन उत्तरदायी है और बेसिक बिहेवियर के लिए OH माइनस आयन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो एसिडिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन आयंस की जो संख्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो OH आयंस के मुकाबले ज्यादा हो। तो H प्लस आयंस अधिकता में हो तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और अगर OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस अधिकता में होंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। समझ में आ गया। अब एक इंटरमीडिएट चीज भी होगी कि अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन
परफेक्टली बिल्कुल बैलेंस में हो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एक समान हो, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन कहलाता है न्यूट्रल। तो तीन चीजें हो गई। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus ions and OH ions it is exactly same, then the solution is said to be neutral. If H plus ions का मात्रा ज्यादा होगी एसिडिक, OH ions की मात्रा ज्यादा होगी तो बेसिक। क्लियर है? तो अभी हम देखते हैं H plus ions जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और मैं बता चुका हूं पहले भी कि किसी भी सॉल्यूशन में जो H plus ions होते हैं वो वाटर के साथ ऐड होकर के रिएक्ट होकर के हाइड्रोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जितने H plus आयंस होंगे उतने ही संख्या में हाइड्रोनियम आयंस भी बन जाएंगे। ठीक, तो H plus आयंस की संख्या या फिर हाइड्रोनियम आयंस की संख्या ही डिसाइड करती है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। उल्टा मैंने बताया जितनी संख्या ज्यादा पीएच वैल्यू कम। तो अभी ये मैंने यहां ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है H plus आयंस। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ H plus आयन लिखता हूं तो इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयन, लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन आयन के सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दूं तो बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया जाए इसका मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और शॉर्ट में इसको कैपिटल एम से भी शो करते हैं, मोलर कहते हैं इसको, मोलार। तो अगर मैं लिख रहा हूं 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब है 1 मोल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। 2m सॉल्यूशन मतलब 2 मोल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। समझ में आ गया? और मोल हमको पता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर संख्या, और वो क्या होती है हम पढ़ चुके हैं बच्चों 9th क्लास में। मोल कॉन्सेप्ट में एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एक नंबर फिक्स नंबर है, कितना होता है ये वैल्यू? 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी संख्या में अगर हाइड्रोजन आयन ले ले वो संख्या कहलाती है 1 मोल। समझ में आ गया? तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो 1 मोलर का मतलब हो गया 1 मोल है संख्या हाइड्रोजन आयन की 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 1.5 मोल का मतलब 1.5 m का मतलब हो गया 1.5 मोल्स हो गए 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है? चलिए, और अगर ये H3O प्लस लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में तो इसका मतलब हो गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो एक ही बात है, जितने H प्लस होंगे उतने ही H3O प्लस भी बन जाएंगे। तो हमारा जो pH है उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है बच्चों नेगेटिव लॉगरिथम, लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग ले सकते हैं, L स्मॉल लेटर में लिखना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ या तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अथवा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो H प्लस के रूप में ना पाए जाकर के हाइड्रोनियम आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सो pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ इट्स हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। वर्ड्स में यहां लिखा है pH of a solution is defined as the negative logarithm of its hydrogen ion concentration और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? और कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। चलिए, अभी आपको थोड़ा सा लॉग के बारे में जानकारी दे दूं, हाउ टू फाइंड आउट दीज लॉग वैल्यूज। तो बच्चों मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारे बेस नंबर्स होते हैं, बेस नंबर्स कौन से होते हैं? 1 के बाद एक जीरो लगा दिया, जैसे 1 10 100 नहीं करते क्या? 1 10 100 1000 10,000, ये बेस नंबर्स हो गए। और मैंने फिर इनके रेसिप्रोकल्स भी लिए। तो जितने भी बेस नंबर्स हैं बच्चों उनका अगर हमको लॉग निकालना है तो एक्चुअल में जो भी बेस नंबर्स होते हैं उस बेस नंबर में जीरो कितने हैं डेसिमल के बाद, या टोटल नंबर में जीरो कितने हैं, ठीक है, डेसिमल के पहले, सॉरी डेसिमल के पहले जीरो कितने, उन जीरोस की संख्या को ही उस नंबर का लॉग कहा जाता है। ये सिर्फ बेस नंबर्स के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं, बाकियों के लिए नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, 1 दिख रहा है आपको, तो मुझे बताओ इस 1 में कितने जीरो दिख रहे हैं? एक भी नहीं लग रहा है जीरो, तो यहाँ पे इसकी लॉग वैल्यू जीरो होगी, मतलब नंबर ऑफ जीरोस आर जीरो। लॉग 10 निकालना है, अब 10 में कितने जीरो है? एक जीरो है तो इसका लॉग वैल्यू 1 हो गई। 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है, इसकी लॉग वैल्यू 2 हो गई। 1000 में 3 जीरो है, लॉग वैल्यू 3। 10,000 में 4 जीरो, लॉग वैल्यू 4। अब अगर मैं इन्हीं का रेसिप्रोकल ले लूं, भाई 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, समझ आ गया कि नहीं? क्या तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अगर मैं ले लूं 10 का रेसिप्रोकल, तो ये होता है 1/10, और 1/10 को मैं लिख सकता हूं 0.1। ठीक है, तो अगर मैं इनके रेसिप्रोकल्स का लॉग निकालूं तो बस यहाँ माइनस लग जाएगी, काउंट जीरो ही करना है। तो अगर डिनोमिनेटर में जीरो काउंट करते हैं तो क्या लग जाएगा? माइनस। तो इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखो शुरू में जो 5 नंबर है 1 10 100 1000 10,000 ऐसे लिख लिए, और आगे के जो 3 मैंने ले लिए ये हमने
फर्स्ट तो 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होता है, बाकी इन 3 के रेसिप्रोकल ले लिए मैंने। क्या 10 का रेसिप्रोकल होता है 1/10, तो 1/10 मतलब 0.1, 1/100 मतलब 0.01, 1/1000 मतलब 0.001। ठीक है, तो अगले 3 जो है ना 10, 100, 1000 इसके रेसिप्रोकल्स ही हैं। ठीक, तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरे को 1 लिखना है तो 1 को मैं ले सकता हूँ 10⁻0, क्योंकि 10 की पावर हम 0 लगाएंगे तो आंसर 1 ही तो आता है। किसी भी चीज की, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसको मैं ले सकता हूँ 10⁻0। तो जितने भी ये बेस नंबर्स हैं इनको 10 समथिंग कोई पावर लिख लेना। 10 को ले सकते हैं 10:1, 100 को 10:2, 1000 को 10:3, 10,000 को 10:4। अब बच्चों ये है 1/10, 1/10 मतलब 10 की पावर नीचे 1 है तो ऊपर आ जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। इसी प्रकार से log मुझे 0.01 निकालना, तो ये होता 1/100, तो नीचे 100 हो गया 10:2, तो ऊपर आ जाएगा तो 10⁻2। समझ में आ गया? ये 1/1000 ले सकते हैं, 1000 होता है 10:3, तो ये उसका रेसिप्रोकल है तो 1/10⁻3 है, ऊपर आएगा तो 10⁻3 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ 10 की जो पावर लगी है वही log वैल्यू होती है। यहाँ 10 की पावर 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। समझ में आ गया? तो किसी भी बेस नंबर का log कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल लेंगे, उसको 10 पावर में लिख देंगे और जो भी 10 की पावर आ जाएगी वही उसकी log वैल्यू। तो ये सिर्फ बेस नंबर्स पे लागू, तो बाकी अलग नंबर्स होते हैं कोई भी, तो उनके log वैल्यू टेबल से निकलेगी या साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगी। ठीक, अब समझेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बच्चों कोई भी एक सॉल्यूशन होता है ना, कोई भी एक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर H+ आयंस भी होते हैं और OH आयंस भी होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्योंकि पानी से बनेगा और पानी में दोनों प्रकार के आयंस होते हैं बच्चों। ठीक, अभी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे, ये 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो पानी है, पानी उसके अंदर फ्री H+ आयंस और OH आयंस। बच्चों वैसे तो पानी जो होता है H2O इजीली डिसोशिएट नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट है बहुत, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम संख्या में H+ आयंस भी होते हैं और OH आयंस भी होते हैं। और प्योर वाटर में इन दोनों आयंस की मात्रा एक समान होती है। मैं पहले बता चुका हूं वाटर जो है न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयंस कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं? परफेक्टली क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁻7 मोलर। मैंने ऊपर भी बताया था ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻7 m मोलर। इसका मतलब होता है 10⁻⁷ मोलर का मतलब होता है कि हर 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल में से 1 वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहा है आयंस में। ठीक है, तो 1 करोड़ में से 1 ही टूट रहा है, तो 10⁻⁷ का मतलब ये है 1 आउट ऑफ 10⁻7, और 10⁻7 होता है 1 करोड़। तो हर 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल में से सिर्फ 1 ही वाटर मॉलिक्यूल टूट के आयन बना रहा है, तो H+ बनेगा और 1 OH। तो जितने H+ बनेंगे उतने ही OH- बनेंगे। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 केल्विन पे होता है 10⁻⁷ m मोलर। समझ में आ गया? तो हाइड्रोक्सिल आयन का भी उतना ही होगा। और इन दोनों के जो कॉन्सेंट्रेशन से उनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। समझ में आ गया? तो ये होता है के डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, के डब्ल्यू। तो इसकी वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होती है, ना केवल पानी के लिए बल्कि हर सॉल्यूशन के लिए। फॉर एवरी एसिड बेस्ड सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि वाटर को हम सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक, तो इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 10⁻⁻14 m स्क्वायर। m स्क्वायर मतलब मोलर स्क्वायर। कैसे किया हमने ये? देखो नीचे मैंने बताया दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ है। तो देखो हमको निकालना आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन में ऊपर बता चुका हूं, m में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स पर लीटर में, हाइड्रोक्सिल आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में। ये होता है 10⁻⁷ m मोलर, ये होता है 10⁻⁷ m मोलर। तो इसको शॉर्ट में मोल्स पर लीटर बोल सकते हैं। m और m क्या हो गया? m स्क्वायर हो गया। और 10⁻⁷ और 10⁻⁷ को इंटू करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, -7 और -7 जोड़ेंगे तो -14, तो 10⁻⁴ मोलर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज, इसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं, न केवल पानी के लिए बल्कि सारे एसिड बेस्ड सॉल्यूशन के लिए ये प्रोडक्ट फिक्स है। समझ में आ गया? तो अब सुनेंगे ध्यान से, इसका एप्लीकेशन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ H+ ion concentration and OH ion concentration for all acidic and basic solutions is the same and is equal to Kw। समझ में आ गया? जितने भी एसिड और बेस सॉल्यूशन होते हैं उनका जो H+ ion concentration है और हाइड्रोक्सिल आयन concentration है, उनका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल इतना ही होता है 10⁻⁴ मोलर स्क्वायर, Kw के बराबर होता है। ठीक, इतना। ठीक, अब अगर सपोज हमको किसी सॉल्यूशन में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम ये निकाल सकते हैं, और ये पता है OH आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं?
H+ आयन, क्योंकि हर सॉल्यूशन के लिए प्रोडक्ट सेम ही होगा, तो किसी एक का कंसंट्रेशन पता होने पर दूसरे का आसानी से निकाला जा सकता है। तो नोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर H+ आयन और OH आयन, मतलब या तो इसका या इसका, दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन ज्ञात होने पर वी कैन फाइंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द अदर आयन। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये इस चीज का एप्लीकेशन है, ध्यान देंगे। तो आपके बुक में बहुत ज्यादा नहीं, इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज है जानकारी। लॉग की वैल्यू समझ में आ गई, ये समझ में आ गया, ठीक। अब हम देखेंगे जो पीएच है, तो आपको इसमें ज्यादा नहीं, डेफिनेशन याद कर लेनी है एक बार तो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ये बिल्कुल उल्टा होता है, जितना ज्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ही पीएच कम, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, न्यूट्रल में बिल्कुल परफेक्टली H+ आयन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा, और बेसिस में OH आयन कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो जाएगा हाइड्रोजन आयन के मुकाबले, ठीक। तो अभी देखेंगे ये जो पीएच है, ये जो पीएच है, इसकी जानकारी हमारे दैनिक जीवन में क्या काम आती है, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, पीएच जो वैल्यू होती है वो प्रॉपर एसिडिक और बेसिक मीडियम के बारे में प्रेसाइज जानकारी देता है। हमारी जो लिविंग बॉडी है, प्लांट्स में, एनिमल्स में जो लिविंग सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर तरह तरह के केमिकल एक्टिविटीज होती है जिनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करती हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स। समझ में आ गया? इनके बिना ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती नहीं है, ठीक। और ये एंजाइम्स जो होती हैं अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस को कंट्रोल करती हैं, और ये एंजाइम्स बच्चों बहुत ही पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करती हैं, ठीक है। दे वर्क एट पर्टिकुलर पीएच कंडीशंस। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, देखो किस प्रकार से हमारी अलग अलग एंजाइम्स, हमारा जो माउथ होता है उसका पीएच होता है बेसिक 8 to 10, तो इसका मतलब हमारा माउथ में सलाइवा काम करती है, सलाइवा की जो एंजाइम होते हैं ना, सलाइवरी अमाइलेज। फिर हमारे स्टमक में आ गया, स्टमक में बच्चों डाइल्यूट HCl सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस में, तो उसका पीएच 1 से 2 गिर जाता है तो एसिडिक हो जाता है, तो एसिडिक मीडियम में फिर एंजाइम्स उसकी पेप्सिन और रेनिन काम करती हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, डिओडेनम में, तो वापस से बाइल ऐड होकर के पीएच वापस से 11-12 के आसपास हो जाता है, और वहां पे फिर हमारे बेसिक मीडियम में अगेन हमारी जो पैंक्रियाज है और इंटेस्टाइन है उसकी एंजाइम्स लाइपेज हो गई, पैंक्रियाटिक अमाइलेज हो गई, ट्रिप्सिन हो गई, ठीक है, ये काम करती है, ठीक है। तो मतलब एंजाइम जो होती है हाईली पीएच स्पेसिफिक होती है, अगर पीएच में एडवर्स चेंज आ जाता है तो दे स्टॉप वर्किंग। तो जितने भी हमारे प्लांट और एनिमल लाइफ है वो काफी हद तक डिपेंड करती है पीएच रेंज पे, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट पीएच रेंज होनी चाहिए उनके प्रॉपर तरीके से कामकाज करने के लिए। समझ में आ गया? अगर पीएच में कोई बदलाव होता है, बहुत ज्यादा एडवर्स चेंज आता है, तो सीधा सीधा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर है? So most organisms are sensitive to changes in pH. pH में परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, ठीक। The enzymes controlling metabolic activities work under specific pH conditions. जो भी एंजाइम्स हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, रिएक्शंस को सेल के अंदर कंट्रोल करती हैं, वो काम करती हैं बहुत ही डेफिनेट पीएच रेंज में काम करती हैं, और उसमें कोई भी हानिकारक या बहुत ही अधिक बदलाव हो जाता है, एडवर्स चेंज हो जाता है इन पीएच, then it may badly affect plant and animal life. तो उनपे बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में कई प्रकार के एसिडिक ऑक्साइड्स पाई जाती है पोल्यूटेंट्स के रूप में, कई इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, और बच्चों जब बारिश होती है तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स है ये बारिश के पानी के साथ में मिल करके तरह तरह के एसिड्स बना देती हैं, और इस प्रकार की जो बारिश है, रेन है, दैट इज कंटेमिनेटेड विद अ नंबर ऑफ एसिड्स। इस प्रकार की जो प्रदूषित रेन है जिसमें एसिड्स घुल मिल गए हैं, ये कहलाती है एसिड रेन, और इसका पीएच बच्चों 5.6 और उससे नीचे गिर जाता है। मतलब अगर पीएच की वैल्यू रेन वाटर में 5.6 या इससे नीचे गिर गई, दैट मींस द रेन बिकम्स एसिड रेन, और ये एसिड रेन जो है वेजिटेशन जला डालती है, मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट कर देती है, एनिमल लाइफ के लिए खतरा है, एक्वेटिक जो प्लांट लाइफ है या जो फिश वगैरह है उसके लिए खतरा बन जाती है, ठीक है। मिट्टी में पाई जाने वाली यूजफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको डिस्ट्रॉय करती है, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये एसिड रेन जो होती है पोल्यूशन के कारण होती है, और अगर हमको एसिड रेन पे लगाम लगाना है तो हमको एयर पोल्यूशन पे लगाम लगाना पड़ेगा। अगर एसिडिक ऑक्साइड्स बहुत ही कम रिलीज होंगे, नहीं होंगे एटमॉस्फेयर में, दैट मींस एसिड रेन भी नहीं होगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी पीएच की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है पता लगाने के लिए। तो हम रेन का वाटर जो होता है, रेन वाटर का सैंपल कलेक्ट करके हम पीएच चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रिप आती है बच्चों, पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर या पीएच पेपर, ठीक है, और उसको हम पानी के सैंपल में डुबो करके चेक कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, तो ये जो पीएच पेपर होता है, तो उस स्ट्रिप में जो कलर आ जाता है उस कलर को मैच करके हम इस स्ट्रिप के कलर से पता लगा सकते हैं कि उसका पीएच का रेंज क्या होगा। तो बच्चों न्यूट्रल का जो होता है वो ग्रीन कलर होता है, एसिडिक में रेड कलर हो जाता है, और बेस में बिल्कुल डीप पर्पल या ब्लू कलर हो जाता है, ठीक।
तो मैं भी कलर वाली स्ट्रिप दिखा दूंगा मैं भी पीएच पेपर की। तो वो जो पीएच पेपर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, ट्रांसपेरेंट मतलब व्हाइट कलर का आएगा, उसको जैसे ही डुबोएंगे तो कोई ना कोई कलर आ जाएगा और आपको मैच करने के लिए एक स्ट्रिप दी जाएगी, कलरफुल स्ट्रिप। उस स्ट्रिप के कलर से मैच करके पता लगा सकते हैं कि उसका पीएच क्या होगा। तो उस अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग पीएच की रेंज होती है उसकी, ठीक है। तो 0 से लेकर के 14 तक। तो रेन वाटर में हम इस प्रकार से उसका पीएच चेक कर सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की मदद से। चलिए, सो ड्यू टू वेरियस पॉल्यूटेंट्स, बहुत सारे अलग अलग जो प्रदूषक तत्व हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, द रेन गेट्स मिक्स्ड अप विद अ नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स। जो बारिश का जो पानी है, रेन है, वो कई प्रकार के एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, उनके साथ मिक्सअप हो जाता है। जैसे कि हमारे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बहुत सारे होते हैं, फास्फोरस के हो गए। इन सभी ऑक्साइड्स के साथ मिलकर ये तरह तरह के क्या बना देते हैं, दे फॉर्म अ नंबर ऑफ एसिड्स। सच अ रेन कंटामिनेटेड विद एसिड्स, कंटामिनेटेड मतलब होता है दूषित हो जाना। तो इस प्रकार की बारिश जिसमें कि खूब सारे एसिड्स घुल मिल गए हैं, उसको प्रदूषित कर दिया है, इस प्रकार की बारिश कहलाती है एसिड रेन। इफ द पीएच ऑफ रेन वाटर डिक्रीजेस बिलो 5.6, और यदि बारिश के पानी का पीएच 5.6 से नीचे गिर जाता है तो ये एसिड रेन कहलाती है। और ये वेजिटेशन के लिए हार्मफुल है, एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक लाइफ, पानी में जो जीव जंतु उनके लिए भी हानिकारक है। It also destroys useful soil bacteria and damages soil fertility। और ये जो मिट्टी के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, उनको नष्ट करती है, जिससे कि मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती है, प्लांट ग्रोथ में बाधा आएगी। इसी प्रकार से जो प्लांट से वेजिटेशन है जल जाते हैं, उनकी पत्तियां झुलस जाएंगी। एसिड रेन कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। और यदि हम वायु प्रदूषण पे, एयर पोल्यूशन पे लगाम लगा सके, इन गैसेस के एमिशन को कम कर सकें, तो एसिड रेन से बचा जा सकता है। समझ में आ गया? तो हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी ये हानिकारक है एसिड रेन। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा दूसरा एप्लीकेशन। हम क्या है, जो रेन है, वाटर है, उसकी गुणवत्ता जांच सकते हैं पीएच पेपर के माध्यम से। चलिए, ये हमारा बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है। तो एक इसके साथ केमिकल लगी हुई व्हाइट कलर की स्ट्रिप आती है, उसको डुबो देते हैं सैंपल में। तो ये देखो, अगर लाइट ग्रीन कलर आ गया तो बिल्कुल प्योर वाटर है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ज्यादा डीप ग्रीन हो गया, 8 पीएच आ जाएगा, फिर हल्का सा लाइट ब्लू, फिर और ब्लू, फिर और डीप ब्लू, बहुत ज्यादा डीप ब्लू हो गया, फिर पर्पल हो गया, फिर ये ऑलमोस्ट और ज्यादा डीप पर्पल हो गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक रेंज हो गई। और इधर इसके बाद हल्का सा लाइट येलो, फिर और थोड़ा सा डीप येलो, फिर ऑरेंज कलर, फिर हल्का सा लाइट रेड, डीप रेड, और ये और भी ज्यादा डीप रेड, ठीक है। तो इस प्रकार से शेड्स है अलग अलग। तो जो स्ट्रिप है उसका जो भी कलर आ जाएगा, उस कलर से मैच करके हम उसका पीएच पता लगा सकते हैं। तो एवरेज लगभग सा पीएच पता लग जाएगा, पिन पॉइंट नहीं पता लगा, पिन पॉइंट फिर हम और हमारे केमिकल तरीके उससे पता लगाते हैं। तो बच्चों, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर का पीएच 7 होता है, ये एसिडिक रेंज है। जैसे जैसे पीएच घटेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, यहाँ 0 भी आएगा, एक और 0 और आएगा, ठीक। तो अभी देखो, जो एसिडिक रेंज है, मतलब ये 7 से नीचे नीचे की जो रेंज है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इट इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे H+ आयन की संख्या OH आयन की संख्या से ज्यादा होती है। मतलब सॉल्यूशन में H+ भी है, OH भी है, लेकिन H+ आयन की तादाद ज्यादा है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों परफेक्ट है। तो न्यूट्रल में देखो लिखा हुआ है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्जैक्टली इक्वल टू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे उल्टा हो गया, H+ आयन की संख्या कम हो गई OH के मुकाबले, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, ग्रेटर हो गया H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अल्कली या फिर बेसिक हो गए, समझ में आ गया? तो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों हमारे, जो हमारे बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसका एसिड पीएच लगभग 1 के आसपास होता है। गैस्ट्रिक एसिड मतलब गैस्ट्रिक जूस, डाइल्यूट HCl जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, उसका पीएच 1 से थोड़ा ज्यादा 2 के आसपास तक हो जाता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है पीएच 3 तक जाता है इसका। सोडा जो होता है हमारा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में होता है, उसका पीएच 4 के आसपास है। एसिड रेन पीएच 5, 5.5। उसके बाद ब्लैक कॉफी जो होता है उसका पीएच 6 के आसपास हो जाता है। उसके बाद यूरिन जो हमारा 6.5 के आसपास हो जाता है, ठीक है, 7 से मामूली सा कम है। प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर हमारा 7। उसके बाद जो सी वाटर है, समुद्री पानी, उसका पीएच होता है स्लाइटली अल्कलाइन 8। फिर बेकिंग सोडा का पीएच 9 के आसपास है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एंटासिड के रूप में यूज करते हैं एसिडिटी की दवाई, ये पीएच 10 के आसपास है। अमोनिया NH3, ये पीएच है 11 के आसपास। उसके बाद जो पानी, साबुन का पानी है, साबुन घोल दो पानी के अंदर, जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक होता है, साबुन बेसिक होते हैं, तो इनका पीएच 12 के आसपास है। ब्लीचिंग एजेंट जो होते हैं वो पीएच कितना, 13 के आसपास होता है। और क्या है, ड्रेन क्लीनर, जो हम नाली वगैरह साफ करने के लिए केमिकल्स डालते हैं, उनका पीएच होता है 14 के आसपास, हाईली हाईली बेसिक होता है, ठीक। चलिए, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बच्चों NaOH, अगर मैं 1 मोलर NaOH ले लूं तो उसका पीएच हो गया 14। 1 मोलर HCl ले लूं तो उसका पीएच हो जाएगा 0। 1 मोलर HCl का पीएच 0 होता है, 1 मोलर NaOH का पीएच होता है 14। तो ये मोस्ट बेसिक
1 मोलर NaOH होता है, मोस्ट एसिडिक 1 मोलर HCl होता है। समझ में आ गया? और बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे, यूरिन का पीएच 6.5 है, हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड उसका पीएच होता है 7.4। तो यूरिन स्लाइटली एसिडिक है और ब्लड स्लाइटली बेसिक है। क्लियर है? तो इनके कई बार पीएच पूछे जाते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताए गए हैं पीएच के, एक कंपैरेटिव स्टडी बताई गई है। तो देखो ये न्यूट्रल हमारा 7, इधर जाएंगे तो बेसिक गुण बढ़ते जा रहा है और पीएच गिरते जाएगा तो एसिडिक गुण बढ़ते जाएगा। जीरो भी और इसमें शामिल है, जीरो भी आएगा। ठीक है ना? चलो कुछ अलग अलग पीएच कंडीशन है। तो हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस है, डाइल्यूट HCl वगैरह जो सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस HCl स्टमक के अंदर, उसका पीएच 2 होता है। देन टमाटर का जो जूस है, जो टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड है, हल्का खटास होता है, पीएच 4 है। फिर ह्यूमन यूरिन का पीएच 5 से 6 के बीच में होता है, डिपेंड करता है, वो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद जो हमारा प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, इसका पीएच होता है 7। उसके बाद ब्लड जो है उसका पीएच होता है 7.4। हैंड सोप जो होता है, हैंड वॉश वगैरह जो होता है, उसका पीएच 10 के आसपास होता है। और हाउस होल्ड ब्लीच इसका पीएच होता है 12। समझ में आ गया? तो ये कुछ कॉमन आइटम्स हो गए जिसके पीएच यहाँ दिए गए। ठीक है, चलिए अब अगला हम इसका इंपॉर्टेंट जो यूज है डेली लाइफ में वो देख लेते हैं। बच्चों कभी कभी क्या है, हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, खाना ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा ऑयली चीजें, स्पाइसी फूड खा लेते हैं, और उस फूड को, एक्स्ट्रा फूड जो हमने खा लिया, स्टमक में ठूस लिया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाता है स्टमक के अंदर, HCl की मात्रा बढ़ जाती है। समझ में आ गया? और ये बहुत सारा HCl जो होता है लिमिट के बाहर सीक्रेट हो गया तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेट बढ़ने से पीएच बहुत ज्यादा गिर जाएगा, बहुत कम हो जाएगा पीएच, जो 2 है 2 से भी नीचे 1 के आसपास पहुंच जाएगा पीएच। और पीएच बहुत ज्यादा गिरने के कारण बच्चों जो हमारी एंजाइम्स हैं जो स्टमक में काम करती हैं, पेप्सिन और रेनिन, ये ढंग से कामकाज नहीं कर पाते और इससे स्टमक में डाइजेशन में बाधा आती है। और वो जो एसिड्स होते हैं वो हमारी जो स्टमक है उसकी वॉल को जलन कॉज करते हैं, उसकी वॉल पे एक्ट करते हैं। दे गिव इरिटेशन, पेन इन द स्टमक, जलन आती, खट्टी खट्टी डकारे से आएंगी। ठीक है, और यही कहलाता है एसिडिटी। समझ में आ गया? और इस एसिडिटी से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक हल्का फुल्का माइल्ड बेस, वीक बेस यूज करते हैं। और मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH होते हैं, तो इनको तो खाना नहीं है, ये तो मुंह को जला देंगे। ठीक है, कड़वे बहुत होते हैं टेस्ट में। तो हल्का फुल्का बेस, हमारा जो माइल्ड बेस है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये अगर हम खा लेते हैं तो सिरप के रूप में भी आता है, टैबलेट्स के रूप में मिलता है, डाइजीन की टैबलेट, पिंक कलर का सिरप आता है जेलुसिल के नाम से, गैसोफास्ट के नाम से। तो ये लेते ही तुरंत राहत मिलती है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हमारे फास्टेस्ट रिएक्शंस है। तो अगर एसिड बहुत ज्यादा है स्टमक में तो उसको तुरंत ये बेस न्यूट्रलाइज कर देता है और हमको तुरंत राहत मिल जाती है, सेकंड्स में। समझ में आ गया? और इस प्रकार के सब्सटेंसेस जो हमारे स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड को, और हमको राहत देते हैं, एसिडिटी से रिलीफ देते हैं। इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस कहलाते हैं एंटासिड्स। सो समटाइम्स ड्यू टू ओवर ईटिंग और ईटिंग ऑयली या फिर स्पाइसी फूड, जो एक्सेस डाइल्यूट HCl है वो हमारे स्टमक में सीक्रेट होता है, विच हिंडर्स द डाइजेशन। हिंडर मतलब बाधा डालना, डाइजेशन में बाधा पहुंचाता है और हमारे स्टमक में पेन होता है। समझ में आ गया? टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, और एसिडिटी से राहत पाने के लिए माइल्ड बेस लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, हल्का माइल्ड वीक बेस है, MgOH होल ट्वाइस, Mg -1 होता है चार्ज, सॉरी OH का -1 होता है और Mg का +2 होता है, तो 2 इधर लग गया होल ट्वाइस में और 1 इधर लगाने की आवश्यकता हमको नहीं है। MgOH होल ट्वाइस, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कॉमन नेम इसका हो गया। तो क्वेश्चन बच्चों फॉर्मूला आ जाता है, व्हाट आर एंटासिड्स, गिव एन एग्जांपल। तो एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे। ठीक है, तो इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ, और इस प्रकार के सब्सटेंसेस कहलाते हैं एंटासिड्स। सो व्हाट आर एंटासिड्स? एंटासिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, माइल्ड बेसिस, व्हिच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट एसिडिटी। ठीक है, चलिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद कभी कभी बच्चों जो हमारी क्रॉप्स होती है, पता चलता है फार्मर अपनी क्रॉप उगाने की कोशिश कर रहा है फसलों को, लेकिन ढंग से उग नहीं पा रही है। उसका कारण ये हो सकता है कि भाई उस क्रॉप को जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, जैसी मिट्टी चाहिए, हो सकता है वैसे नहीं हो। तो क्रॉप्स हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स लिविंग बीइंग्स है, उनके अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एंजाइम्स एक डेफिनेट पीएच रेंज पे काम करती है। तो हो सकता है मिट्टी में जो एनवायरनमेंट है, पीएच रेंज है, वो बहुत बिगड़ गई हो और पर्टिकुलर क्रॉप को सूट नहीं करती हो। समझ में आ गया?
तो किस क्रॉप को कितनी पीएच रेंज चाहिए ये हम पता लगा सकते हैं। हमारे बहुत सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनमें रिसर्च होती रहती है, तो किस क्रॉप के लिए क्या सूटेबल कंडीशंस होनी चाहिए, क्या पीएच रेंज है उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए, वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज कोई फार्मर एक पर्टिकुलर क्रॉप बोना चाहता है, सपोज वो व्हीट बोना चाहता है या पल्सेस बोना चाहता है, तो वो अपनी मिट्टी को का सैंपल कलेक्ट करके और वो क्या है लेबोरेटरी में जांच करवा सकता है उसका पीएच को। तो मिट्टी जो होती है उसको पानी में घोल दिया जाता है, उसको छान लेते हैं और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होंगे ना, मिनरल्स आयंस वगैरह, वो घुल के आ जाएंगे सॉल्यूशन में, और फिर उसका पीएच पता किया जा सकता है और फार्मर को ये बताया जा सकता है कि मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, मिट्टी का पीएच क्या है, किस प्रकार की फसलों के लिए सूटेबल है, और अगर आपको एक पर्टिकुलर फसल उगानी है तो उसके लिए क्या पीएच होना चाहिए, क्या आपकी मिट्टी का पीएच उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, नहीं है तो क्या ऐड करने से पीएच उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये सारी जानकारी हम ले सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखो, समटाइम्स क्रॉप्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच फॉर प्रॉपर ग्रोथ, फार्मर्स में गेट देयर सॉइल चेक्ड इन लेबोरेटरी टू नो इट्स पीएच एंड न्यूट्रिएंट लेवल। तो जो फार्मर्स हैं अपनी मिट्टी की हेल्थ का जांच करवा सकते हैं कि उनका न्यूट्रिएंट लेवल क्या है, पीएच लेवल क्या है। अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार, दे में ट्रीट द सॉइल टू चेंज इट्स केमिकल नेचर एंड मेक इट सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप। अगर वो पर्टिकुलर कोई क्रॉप बोना चाहता है और अगर उसकी मिट्टी उसके लायक नहीं है, उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसको उसके लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है, उसका केमिकल नेचर बदला जा सकता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल जैसा हो वैसा बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर की मिट्टी काफी एसिडिक हो गई है, ठीक है, और उसको एक ऐसी फसल उगानी है जिसमें बेसिक मिट्टी की आवश्यकता है। अब एसिडिक को बेसिक कैसे करेगा? तो क्या कर सकता है, वो एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको उल्टा विरोधी नेचर वाला बेसिक सब्सटेंस डालना पड़ेगा। तो बेसिक सब्सटेंस में हमारा लाइम वाटर आ जाता है, स्लेटेड लाइम, चूना आ गया, कली आ गया, तो ये चूने का घोल बना करके वो एक बार अगर डाल देगा अपने सॉइल में, तो इससे उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी और मिट्टी क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, और वो जो रिक्वायर्ड फसल है उसके लिए सूटेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से केमिकल नेचर को बदला जा सकता है। तो ये जो पीएच का जो स्टडी है, ये मिट्टी के जो उपजाऊपन है, मिट्टी का जो केमिकल नेचर है, उसको पता लगाने के लिए यूजफुल है, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी में फार्मर्स को मदद मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बच्चों, जो जानवर होते हैं ना, इंसेक्ट्स, ये और प्लांट्स, ये भी केमिकल वॉरफेयर में हिस्सा लेते हैं। वॉरफेयर क्या होता है? अपनी आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की जो रक्षा है उसके लिए ये इन केमिकल्स का सहारा लेते हैं। तो बच्चों ऐसे एग्जांपल्स बता दूं इंसेक्ट्स के, रेड एंट, लाल कलर की जो चींटी होती है ना, वो, मधुमक्खी, कुछ स्पाइडर्स होते हैं, ततैया हो गया, बच्चों ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, अगर इनको अपने ऊपर खतरा महसूस होता है तो काट खाते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या तो आपने चींटी से अपने सभी ने कटवाया होगा, मजा भी खूब आया होगा, जलन होती है। मधुमक्खी काट खाए तो सूज जाता है, ततैया काट खाए तो सूज जाता है, स्पाइडर से भी काट खाए तो जहरीले होता है कहीं, ठीक है। तो अधिकतर जो लाल कलर की चींटी होती है वो मधुमक्खी और स्पाइडर्स, इसके अंदर एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, इसी को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मूला है HCOOH। जैसे एसिडिक एसिड में क्या होता है, 2 कार्बन का एसिड है, CH3COOH। तो COH कॉमन होता है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, प्लांट्स या एनिमल से मिलने वाले एसिड हैं, उनमें COH ग्रुप कॉमन है, ठीक है। तो CH3COH एसिडिक एसिड था, ये एक कार्बन वाला एसिड है HCOOH, बस CH3 के स्थान पे H लग गया, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड है या फिर फॉर्मिक एसिड है। और एसिड मैंने बताया था खट्टे होते हैं और ये हमारे टिश्यूज के संपर्क में आते हैं तो जलन कॉज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारे को चींटी काट ले, मधुमक्खी डंक मार ले, स्पाइडर काट ले, अपॉन स्टिंगिंग, डंक मारते क्या होता है, ये एसिड जो होता है हमारे टिश्यू में एंटर कर जाता है। दिस एसिड एंटर्स द टिश्यू एंड कॉजेज बर्निंग सेंसेशन एंड पेन। तो जलन देता है, चींटी काट ले तो जलन दे देगा, हल्का सा सूज जाएगा, ठीक है, बहुत मामूली सा फफोला हो जाएगा। और अगर मधुमक्खी काट ले तो बहुत ढंग से सूज सकता है, 2-4-5 दिन लगेंगे उसका सूजन उतरने में, ठीक है, तो पेन भी देता है। तो अब मान लो किसी मधुमक्खी ने हमको काट खाया, तो उसने क्या इंजेक्ट कर दिया हमारी बॉडी में, एसिड इंजेक्ट कर दिया, समझ में आ गया। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एक बेसिक मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो जिस जगह मधुमक्खी ने खाया है, कई लोग क्या करते हैं, उस जगह डंक को निकालने के लिए लोहा रगड़ते हैं, लोहा रगड़ने से सिर्फ डंक निकलेगा लेकिन एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो वो जो एसिड है उसको तुरंत न्यूट्रलाइज करने के लिए यदि हम कोई भी बेसिक सब्सटेंस, अब बेसिक सब्सटेंस में हमारा एग्जांपल आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये माइल्ड बेस है। तो इस बेकिंग सोडा, मीठा सोडा होता है घर में अवेलेबल होता है, तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको यदि हम थोड़ा सा पानी में एक डाल के 2-4 बूंद, एक चुटकी पेस्ट बना ले, उस पेस्ट को जोर से रगड़ दे हम, किस पे, जहां पे मधुमक्खी ने काटा है, ये बेस हल्का सा पेनिट्रेट होगा, स्किन हमारी पोरस होती है और ये बेसिक चीज स्किन के अंदर जा करके
उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इससे एक तो तुरंत राहत मिलेगी, जलन सूजन नहीं होगी, कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं क्या, और सूजेगा भी नहीं क्योंकि एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। तो उस एसिड के कारण ही सूजता है, हमारे मास्ट सेल्स वहां जमा हो जाते हैं, आकर के डब्ल्यूबीसी जमा हो जाते हैं और सूजन आती है। तो वो एसिड न्यूट्रलाइज ही हो जाएगा तो सूजेगा भी नहीं। तो इट इज एक बेसिक सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा, इट इज रब्ड ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो पानी डाल के पेस्ट बना करके रगड़ना है, तो एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड एंड वी गेट रिलीफ। इसी प्रकार से बच्चों मधुमक्खी जो होता है उसका डंक बेसिक होता है, उसका डंक एसिडिक होता है, और जो ततैया येलो कलर वाला होता है ना ततैया, वो डंक मार देता है तो उसका डंक बेसिक होता है। समझ में आ गया? तो स्टिंग ऑफ वास्प, वास्प होता है ततैया, इट इज बेसिक इन नेचर। तो अगर ततैया खा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, तो उससे जलन होती है। बेसिस भी जलाते हैं, मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेटेड अवस्था में। तो अगर वहां पे कोई माइल्ड एसिडिक सब्सटेंस लगा लेते हैं, नींबू है, नींबू एसिडिक है, साइट्रिक एसिड होता है, तो नींबू रगड़ लिया हमने, माइल्ड एसिड रगड़ लिया, तो उससे हमको राहत मिल जाएगी, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमारा दही में होता है, वो रगड़ लिया, रब कर दिया, तो ततैया खा जाता है तो एसिडिक चीजें रगड़े, और अगर मधुमक्खी खा जाती है तो बेसिक चीजें रगड़ने से हमको राहत मिलेगी। तो वहां लोहा रगड़ने से सिर्फ डंक ही निकलेगा, वो डंक वैसे भी अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए उसी के बाद बच्चों ऊपर, ये तो मैंने मधुमक्खी का बताया। प्लांट्स में भी मैं एक एग्जांपल बता दूं, एक प्लांट आता है नेटल प्लांट, हिंदी में इसको कैर का प्लांट बोलते हैं। ये यहाँ वाले कैर नहीं जिसपे टीट लगते हैं, ठीक। तो नेटल जो प्लांट होता है उसकी पत्ती पे बहुत फाइन बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। गलती से इस पत्ती का संपर्क हमारे स्किन से हो जाता है तो ये ब्रिसल्स जो होते हैं, बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे स्किन में चुभ करके वही मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये मिथेनोइक एसिड जो होता है ये जलन कॉज करता है, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, जलन होगी हमारी स्किन के ऊपर, रैशेस पड़ जाएंगे, खूब खुजली होगी वहां पे, ठीक। अब इसी जलन और इरिटेशन को कम करने के लिए बच्चों हमारी नेचर ने अगर दर्द दिया है तो दवाई भी नेचर ही देती है। नेटल प्लांट के आसपास ही एक और छोटा सा प्लांट होता है, डॉग प्लांट। हर भाई इस डॉग प्लांट की पत्तियों में बेस पाया जाता है, तो इस डॉग प्लांट को क्रश करके यदि उस अफेक्टेड एरिया पे लगा लेते हैं तो उनको तुरंत राहत मिल जाती है। समझ में आ गया? तो नेटल प्लांट की पत्ती के संपर्क में आने से हमको इरिटेशन जलन होगी, लेकिन डॉग प्लांट की पत्ती को क्रश करके रगड़ ले तो वहीं पे हमको राहत मिल जाएगी। तो इसका मतलब बच्चों प्लांट जो होते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं। तो नेटल प्लांट याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका डायग्राम एक एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आपकी बुक में तो शायद ये नहीं है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज, द पीएच ऑफ माउथ इज नियरली 6.5। बच्चों हमारा जो मुंह होता है, मुंह, हम तरह तरह की चीजें खाते पीते हैं, वैसे हमारे सलाइवा का पीएच होता है बेसिक 8 से 10 के बीच में, लेकिन नॉर्मली हमारे मुंह का अधिकतर समय पीएच जो होता है 6.5 के आसपास होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। वाइल ईटिंग, और जब भी हम भोजन खाते हैं, अ थिन शुगरी फिल्म कंटेनिंग बैक्टीरिया स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द टीथ, क्योंकि हमारे भोजन में कई प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल है, हमारे स्किन पे हैं, हमारे भोजन में, पानी में, हर जगह हो सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो नॉर्मली बैक्टीरिया होते ही हर जगह ही होते हैं। तो जो अभी हम भोजन खाते हैं उस भोजन, और वो भोजन में अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, शुगरी चीजें होती हैं, हमने चपाती खाई, मीठी चीजें खाई, तो चबाते जब है तो बहुत पतली सी एक चिपचिपी फिल्म बन जाती है, शुगरी फिल्म बन जाती है, जो कि हमारे दांतों पे चिपक जाती है, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो ये शुगरी फिल्म अलोंग विद बैक्टीरिया, इसको प्लाक कहते हैं। समझ में आ गया? चिपचिपी फिल्म अलोंग विद बैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं? प्लाक। और ये चिपक जाती है हमारी दांतों की आउटर सरफेस पे। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, और ये जो बैक्टीरिया है इस प्लाक लेयर में, ये बैक्टीरिया उस शुगर पे एक्ट करते हैं, उस शुगर को यूज करते हैं, अपनी एंजाइम्स की मदद से उसको डाइजेस्ट करते हैं, और जब उस शुगर को यूज करेंगे तो तरह तरह के एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। उनका जो वेस्ट मेटल्स हैं मेटाबॉलिज्म के बाद में एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोडक्ट्स के रूप में, और ये एसिड जो होते हैं ये हमारे दांतों के लिए हानिकारक है। यही वो एसिड्स जो हमारे माउथ का पीएच को गिरा देते हैं। एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा माउथ का तो पीएच गिर जाएगा, ठीक है। तो ये पीएच गिरते 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 नॉर्मली 6.5 के आसपास तक मेंटेन रहता है, लेकिन इससे नीचे गिरते गिरते अगर ये एसिड ज्यादा बन गए तो पीएच 5.5 तक गिर जाता है। एक बार पीएच 5.5 गिर गया तो हमारे दांतों को परेशानी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे हमारा पीएच गिरेगा एसिड्स के अंदर। इफ द पीएच फॉल्स बिलो 5.5 टूथ डिके स्टार्ट्स, तो दांतों की सड़न स्टार्ट होने लगती है 5.5 ऐसे नीचे गिर जाए तो। अब कैसे होती है वो देखते हैं। ये जो एसिड्स है बच्चों, ये एसिड जितने भी बनेंगे ये सबसे पहले हमारे दांतों की सबसे बाहर की जो परत होती है इनेमल, मैं आपको दांतों की एनाटॉमी समझा देता हूं मैं। नीचे एक मैं डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं, ये हमारा टूथ है, समझ में आ गया। दांत का सबसे बाहर की सफेद चमकदार परत जो होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये व्हाइट चमकदार जो परत है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसको इनेमल बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट हिस्सा ये इनेमल बच्चों
प्राकृतिक अवस्था में इनेमल कभी खराब नहीं होता। अगर आप इस दांत को मिट्टी में दबा दो, 1 करोड़ साल बाद निकालोगे बच्चों, इनेमल वैसा का वैसा ही निकलेगा। दांत आसानी से खराब नहीं होता, आग में जलता नहीं है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल, ठीक। कैल्शियम फॉस्फेट नामक मिनरल का बना हुआ है, ठीक। इस इनेमल के अंदर एक येलोइश कलर की परत है जो थोड़ी ज्यादा मोटी है, इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेंटाइन। तो ये हल्की सी क्रीमिश कलर की, ये बिल्कुल प्योर व्हाइट है, ये क्रीमिश कलर की। डेंटाइन के अंदर एक और परत है जिसको बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं? पल्प। यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है और इसके अंदर हमारी नर्व एंडिंग्स है। ये पल्प की 2 ऐसी ट्यूब्स जाती हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, ये बच्चों कहलाता है कैप, रूट कैप, ये सॉरी टूथ कैप। ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? टूथ की कैप कहलाती है। ये हिस्सा जो मसूड़ों वाला रीजन है, इतना सा, इसको नेक रीजन बोलते हैं। और नीचे वाला जो धसा हुआ है वो कहलाता है, जो हमारा ओरल कैविटी है उसके अंदर धसा हुआ है, इसको हम बोलते हैं, जॉ के अंदर धसा, इसको हम रूट बोलते हैं। तो समझ में आ गया? ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा? टूथ कैप, टूथ नेक, टूथ रूट। और रूट के अंदर ये जो पल्प रीजन है, पल्प से 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसके अंदर हमारी नर्व एंडिंग्स होती है। ये नर्व्स पल्प तक आती है, ये कहलाता है रूट कैनाल कहलाता है, ठीक है। अब समझेंगे बात। जो भी एसिड्स हैं वो यहाँ बनेंगे। प्लाक जो होता है इस इनेमल के ऊपर चिपका रहता है, तो ये प्लाक के अंदर एसिड्स बनेंगे बैक्टीरिया के कारण। ये एसिड्स इस इनेमल को घोलने लगते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है एसिड्स के अंदर डिसॉल्व होने लगता है और धीरे धीरे बारीक बारीक छिद्र बन जाएंगे इनेमल के अंदर। और ये छिद्र धीरे धीरे बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाते हैं? डेंटाइन तक। और फिर वो एसिड उन छिद्रों के माध्यम से होता हुआ डेंटाइन तक पहुंचेगा। डेंटाइन थोड़ी सी येलोइश कलर की सॉफ्ट लेयर है। डेंटाइन भी धीरे धीरे क्या होता है, एसिड्स के साथ घुलने लगती है और उसमें भी छेद होने लगते हैं, पोरस हो जाती है। और डेंटाइन के अंदर पेनिट्रेट करके एसिड फाइनली कहां पहुंचने लगता है? पल्प रीजन में। और पल्प रीजन में बच्चों होती हैं हमारी नर्व एंडिंग्स। जैसी एसिड इन नर्व एंडिंग्स के संपर्क में आता है बच्चों, तो झनझनाहट या सनसनाहट होती है हमारे दांतों में, ठीक है। और इसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। आप दांतों को, जैसे बहुत सारे खट्टा इमली खा लेते हो ना, तो एसिड जो होता है वो, अगर आपका ये डेंटाइन पोरस हो चुका है तो ये एसिड यहाँ तक जाता है, तो इसी को सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो आप कुछ भी जोर से चबाओगे तो बहुत सीवियर पेन होगा, ठीक है। और आप ढंग से खट्टा या बहुत ठंडा या बहुत गर्म खा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये होता ही। और फिर समय से पहले ही क्या है, ये टूथ ढीला होगा, रूट कैनाल्स गल जाएंगी और ये दांत गिर के बाहर आ सकता है, ठीक है। पूरा एनेमल सड़ जाएगा, पल्प सड़ जाएगा, ठीक है, डेंटाइन सड़ जाएगा और इसके कारण प्री मेच्योर टूथ फॉल होता है। और इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं डेंटल केरीज। क्या कहते हैं इसको? डेंटल केरीज। तो बच्चों, इस कंडीशन से बचने के लिए जो ऊपर प्लाक जमा होता है ना, एक चिपचिपी शुगरी लेयर जो हम अक्सर खा पी के जमा कर लेते हैं, टॉफी खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, दिन भर कुछ ना कुछ मुंह चलता रहता है, तो ये दिन भर जमा रहता है। तो कोशिश करें कि खाने पीने का प्रॉपर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल हो, ठीक। एक बार हमने खा पी लिया, उसके बाद हम ब्रश के माध्यम से इस प्लाक को रिमूव कर लें। अक्सर 2 या 3 बार दिन में ब्रश कर लें, सोने से पहले जरूर कर लें, क्योंकि उसके बाद 10-12 घंटे हमारा माउथ क्लीन रहने वाला है, ठीक। तो इस प्लाक को हम क्या है, टूथपेस्ट और ब्रश की मदद से अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। रेगुलरली स्क्रबिंग जरूरी है इसकी। टूथपेस्ट बच्चों हमारा एक बेसिक मीडियम का पेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट का जो बेस है वो आलतू फालतू जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एसिड्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो समझ में आएगा, टूथपेस्ट जितने भी होते हैं उसका मीडियम कैसा होता है? बेसिक होता है। इसके अलावा हम कई प्रकार के माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं जो कि बेसिक होते हैं, वो भी फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमको राहत देते हैं। समझ में आ गया? तो समय समय पर ब्रश करके इस प्लाक रूपी चिपचिपी लेयर को हटाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दांत समय से पहले झड़ के गिर जाएंगे। समझ में आ गया? अब पढ़ते पूरी ये चीज। तो पीएच जो होता है माउथ का नियरली 6.5 है। व्हाइल ईटिंग, खाने के दौरान, a thin sugary film containing bacteria sticks to the surface of the teeth, दांतों के साथ चिपक जाती पतली सी शुगरी फिल्म along with bacteria. The bacteria present in it metabolize sugar. जो भी बैक्टीरिया है प्लाक के अंदर, शुगरी फिल्म के अंदर, वो शुगर को यूज करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं और तरह तरह के एसिड्स बनाते हैं और यही एसिड हमारे मुंह का पीएच को गिरा देते हैं। They reduce the pH of the mouth. If the pH falls below 5.5, टूथ डिके स्टार्ट्स। तो पीएच 5.5 के नीचे गिर जाएगा तो मतलब दांतों की सड़न स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है? द एसिड डिसॉल्व्स द इनेमल। इनेमल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट हमारे टीथ का, कैल्शियम फॉस्फेट मिनरल का बना हुआ, इसको डिसॉल्व करने लगता है। विच इज द आउटर मोस्ट टफ पार्ट ऑफ द टीथ। ये टीथ का सबसे कठोर पार्ट है बाहर वाला। इट
परकोलेट्स थ्रू इनेमल, और एसिड जब उसको डिसॉल्व करने लगेगा तो उसमें छेद हो जाएंगे बारीक बारीक, उन छेदों के माध्यम से नीचे एसिड प्रवेश करेगा और पूरी इनेमल को पार करके इट रीचेस द डेंटाइन, जो कि येलोइश लेयर है, ये सॉफ्ट लेयर है। इट मेक्स द डेंटाइन पोरस, डेंटाइन को भी घोल के उसमें भी छेद बना देगा बारीक बारीक एसिड्स। बिलो डेंटाइन लाइज द पल्प एंड नर्व एंडिंग्स, और डेंटाइन के नीचे पल्प है और सॉफ्ट मेटेरियल है, पल्प सॉफ्ट टिश्यू है, उसके अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं। When the acid comes in contact with nerves, और जब ये एसिड नर्व्स के संपर्क में आता है, it produces sensitivity, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया? And due to this the person cannot eat cold, hot and sour things, तो पर्सन बहुत ठंडा या बहुत गर्म या फिर क्या है, खट्टी चीजें नहीं खा पाता है, दांतों में दर्द होता है। एंड द टूथ डिके में रिजल्ट इन प्रीमेच्योर टीथ फॉल, और दांत धीरे धीरे सड़ने लगेंगे, वो सूढ़ों से ढीले हो जाएंगे और समय से पहले ही गिर सकते हैं। ठीक, सो रिमूविंग प्लाक रेगुलरली इज वेरी नेसेसरी, तो ये जो प्लाक है, चिपचिपी शुगरी फिल्म है अलोंग विद बैक्टीरिया, उसको समय समय पे ब्रश की मदद से, टूथपेस्ट की मदद से इसको हमको स्क्रब करके प्रॉपर तरीके से ब्रश करके निकालना जरूरी है। तो 2 या 3 बार दिन में पक्का ब्रश करें, खासकर अर्ली मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट के बाद में कर लिया जाए, और रात के खाने के बाद में सोने से पहले पक्का कर लेना चाहिए। द टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर, टूथपेस्ट का जो केमिकल नेचर होता है वो बेसिक होता है। इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड्स फाउंड बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो भी एसिड बना लेते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और हम क्या है, बेसिक माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे इन जनरल जो पीएच है उसके हमारे डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस के। क्लियर है बच्चों? तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में हम कुछ जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, एसिड और बेस की मदद से हम कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में लाभकारी हैं बहुत, इन कंपाउंड तो 7-8 के करीब कंपाउंड्स हैं, देखेंगे ये कंपाउंड्स क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैसे इनको बनाया जाता है, क्या इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, और इन कंपाउंड्स के हमारे डेली लाइफ में यूजेस क्या क्या है। फिर उसके बाद एक और टॉपिक आएगा हमारा सोप का, डिटर्जेंट का। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक और हमारे रह गए, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।